हम इस समय एक ऐसे प्रत्याशी के पास हैं जिनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है और बहुत अलग भी। वो मेयर रही हैं, वो राज्यपाल रही हैं और अब एमएलए का चुनाव लड़ रही हैं। ये बड़ी अचंभे की बात है। आमतौर पर संवैधानिक पदों पर रहने के बाद लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो बेबी रानी मौर्य जी से पहला सवाल मेरा यही है कि आप गवर्नर रहीं, आप इस शहर की मेयर रहीं। आमतौर पर लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपने चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? देखिए, कुछ मुझे ऐसा लगा कोविड के दौरान ये जो फैली बीमारी, तो मैं राज्यपाल रहते हुए इनकी वो सेवा नहीं कर पा रही थी जो मैं करना चाहती थी। और मन में कहीं न कहीं ये भाव था कि मैं कैसे उन तक पहुँचूँ, कैसे उनकी सेवा करूँ। राज्यपाल के पास पहुँचना लोगों के लिए बड़ा संभव सा रहता है, तो मालूम नहीं क्यों उसी समय मुझे लगा कि राज्यपाल पद छोड़ देना चाहिए और मुझे जनता के बीच में जाएँ, लोगों की सेवा करनी चाहिए। और मैं शुरू से ही सक्रिय राजनीति में भी रही और सेवा भारती से भी जुड़ी रही, तो मेरे मन में वही बात थी। इसीलिए मैं राज्यपाल का पद छोड़ के राजनीति में वापस आ गई हूँ, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। लोगों की सेवा तो सभी राजनेता कहते हैं। लेकिन आपको कोई इसमें संकोच नहीं हुआ? आमतौर पर राज्यपाल रहने के बाद अब जैसे कि कल राष्ट्रपति आज जो हैं कल को चुनाव लड़ना शुरू कर दें, तो कुछ अजीब सा नहीं लगता? ऐसी परंपरा नहीं है। देखिए, कुछ काम परंपरा के विपरीत भी कभी-कभी होते हैं। सब राजनेता कहते होंगे, लेकिन मैं बचपन से ही पता नहीं मेरे मन में सेवा का भाव था और तब से लेके आज तक वही भाव है मेरे मन में। तो मैं मुझे बिल्कुल अटपटा भी नहीं लग रहा और मैं शायद ये भी नहीं लग रहा कि मैं कभी गवर्नर थी। क्योंकि मैं राजनीति में कहिए या सेवा के क्षेत्र में कहिए या मैं जिस मोहल्ले या बस्ती से आती थी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। गरीबों को जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं होता था। तो मुझे लगता था कोई तो इनकी आवाज़ बने, तो मैंने इसलिए ये निर्णय लिया। आप उत्तराखंड की गवर्नर थीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गवर्नर का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी वहाँ। वहाँ भी आपको ये बेबसी महसूस होती थी? वहाँ भी मैंने पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। बेबसी तो नहीं, एक इच्छा शक्ति थी मन में और मैंने वहाँ गवर्नर होते हुए भी पहाड़ों तक उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी थी वो पहुँचाई, राशन किटें पहुँचाई, स्वेटर, शॉल, जो कुछ भी मैं कर सकती थी मैंने मैं ये गवर्नर। पूछ रहा था, जैसे आपको कोविड के दौरान ये लगा कि मुझे और सक्रिय होना चाहिए, तो गवर्नर रहते हुए भी आपके पास इतनी पावर थी कि कम से कम उत्तराखंड की बीजेपी गवर्नमेंट से आप कह सकती थी कि भाई ये करो ऐसा। नहीं, वो लोग तो कर ही रहे थे, हम्म। लेकिन मैं अपने मन की बात हाँ, आपको बता रही हूँ। अच्छा। मेरा मन था कि मैं भी करूँ, वो तो लगातार हो ही रहे थे काम, लेकिन एज़ ए गवर्नर मैंने अपना वो प्रोटोकॉल छोड़ के उन गरीबों के लिए, उन सब पहाड़ में जो महिलाएँ थी, बहनें थीं, उनके लिए कार्य किया। आप मेयर हुए तो बहुत साल हो गए आपको, लेकिन आप आगरा की जनता से, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का शहर में है, क्या आप ये कह सकती हैं कि जब मैं मेयर थी मैंने इस शहर के लिए ये किया? मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, मैं जो अब ग्रामीण विधानसभा में पश्चिमपुरी का कुछ क्षेत्र आता है, जब मैं मेयर का वोट मांगने गई तो एक बस्ती मुझे ऐसी मिली कि वहाँ हैंडपंप नहीं था और उन्होंने मेरे से यही कहा कि आप अगर मेयर हो जाओ तो हमारे यहाँ हैंडपंप लगवा देना। और मैं उनको प्रॉमिस भी करके आई और मेयर बनते ही मैंने सबसे पहले अपने जीएम से कहा कि भैया वहाँ हैंडपंप लगा के आओ पहले। और मुझे वो चीज़ याद रही और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हमें करनी भी चाहिए। जैसे अभी ग्रामीण में भी मुझे लग रहा है कि अगर मैं विधायक होती हूँ तो ये कार्य मैं प्रायोरिटी पे कराऊंगी। आपको टिकट बीजेपी की सिटिंग एमएलए का टिकट काट के दिया गया है। आपको लगता नहीं कि उनकी नाराज़गी आप पर असर डाल सकती है परिणामों पर? नहीं नहीं, वो तो हमारी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी कार्य किए होंगे, लेकिन हो सकता है जितना जनता को अपेक्षा थी उतने कार्य नहीं किए, लेकिन उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको मैं पूरा करूँगी। अ,
उनका अगर टिकट कटा तो जैसे कि पहले से खबरें छप रही थी कि जिनका भी टिकट कटेगा वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कटेगा, उन्होंने काम नहीं किया। क्या उस एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर आपको दिखाई पड़ता है प्रचार के दौरान? देखिए, वहाँ मुझे ऐसा कोई उसका तो असर नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ है और वो मुझे वोट दे रहा है और कह भी रहा है कि जो पीछे हुआ उसको हम भूल के आपके साथ खड़े हैं। जो कार्य वो छोड़ गई हैं आप ज़रूर उन्हें पूरा करिए। तो मैं उनसे उन्हें आश्वस्त भी कर रही हूँ कि मैं इन कार्यों को पूरा करूँ। आप जब क्षेत्र में जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी फर्स्ट 3 प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए यदि आप चुन ली जाती हैं? देखिए, मेरी फर्स्ट मैं पहले तो जो एक पहली प्रायोरिटी है मेरी, 1-2 गांव ऐसे हैं कि वहाँ रोड बनना बहुत ज़रूरी है, नाली निकलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं वही काम कराऊंगी। नंबर 2 पे जो मेरा फोकस महिला होगी। महिलाएं, जो गांव की महिलाएं अपनी बातें, अपनी जो मन के भाव है कह नहीं पाती किसी से, मैं उनके बीच में जाऊंगी, उनकी बातें सुनूंगी और वो जो चाहती हैं, और नहीं तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उनमें टैलेंट है, जो उनके अंदर कला है, उसे विकसित करने की कोशिश करूंगी, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो और अपना परिवार अच्छे से चला पाए। हम आपका नाम बेबी रानी मौर्य जानते हैं कई दशक से, ये अचानक उसमें जाटव क्यों जुड़ गया? देखिए, इस तरफ तो मौर्य कहते हैं जाटवों को, पूर्वांचल में कहते हैं जो हमारे वीसी में आते हैं या कुर्मी में आते हैं उन्हें। तो उनको ये लगता था कि ये तो कुर्मी हैं, जबकि ये एससी में कैसे हैं, तो मुझे इसलिए जाटव लिखना पड़ गया और कोई वजह नहीं है। ये आगरा का मैं क्या बोलूँ, यहाँ के जो एमपी हैं, मिनिस्टर भी हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी शेड्यूल कास्ट छोड़ने की लड़ाई लड़ी और उसको बदलवाया। मेरा सवाल इसलिए था कि आगरा में तो सब लोग जानते हैं कि आप किस समाज से आती हैं, तो यहाँ उसको एम्फेसिस करने की ज़रूरत क्या थी? नहीं नहीं, ये देखिए, आगरा के लिए नहीं हुआ है। अब आप जानते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ मैं, और मुझे पूरे प्रदेश में भी घूमना होता है और मैं घूमी भी हूँ। तो पूर्वांचल के लोग हैं या पश्चिम के लोग हैं, उनके मन में अगर कोई बात रही होगी तो मुझे जाटव लगाने की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब ये है कि कुछ आपको क्या आश्वासन दिया गया है आला कमान की ओर से, चुनाव के बाद आपको एक बड़ा रोल प्ले करना है और इसीलिए आप बार बार पूर्वांचल पे अपनी दृष्टि रख रही हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मुझे ना तो कोई आश्वासन दिया है, ना मेरा ऐसा कोई मन है। केवल भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो दायित्व देती है उसको निभाना चाहिए। अगर पार्टी मुझे इन क्षेत्रों में भेजेगी तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये एससी की हैं, ये दलित समाज से आती हैं या जाटव समाज से आती हैं। पूर्वांचल में तो चमार कहते हैं, आज भी चमार शब्द प्रयोग करते हैं। तो मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी बातों को समझूं, उनकी समस्याओं को समझूं, केवल मेरा उतना ही भाव है। इसीलिए मैं जा रही हूँ पश्चिम और पूर्वांचल। आपको राजनीति में बहुत दिन हो गए और आप महिलाओं के लिए हमेशा काम करती रहीं, महिलाओं का आपके एजेंडे में भी महिलाएं हैं। आपको अगर कोई यंग लेडी राजनीति में आना चाहे तो आप उसे कैसे समझाएंगी? क्योंकि आप बड़ी यंग थी जब आप मेयर हुई थी, जी, तो बच्चे छोटे होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, कैसे उसको पूरा किया आपने? देखिए, ये अगर राजनीति में आना है महिलाओं को तो सबसे पहले तो उन्हें अपना घर नहीं भूलना चाहिए, अपने परिवार को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी राजनीति है। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी उस समय भी अपना परिवार को ही रखा। मेरे बच्चे छोटे थे, लेकिन मेरे इन लॉज मेरे साथ थे, सास ससुर साथ थे, वो मेरे बच्चों को संभालते थे। मेरे पति का मुझे बहुत सहयोग मिला, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके विश्वास के कारण ही मैं राजनीति में आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं यही, जो हमारी यंग लेडी या युवा बहनें आ रही हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि आप अपने पति का विश्वास जीत के, अपने माता पिता का विश्वास जीत के राजनीति में आइए और प्राथमिकता अपने परिवार को दीजिए। राजनीति को दूसरे नंबर पर रखिए। राजनीति करने के लिए तो बहुत वक्त है, अगर परिवार बिखर जाएगा तो वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो प्रायोरिटी परिवार पर रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। ये थी बेबी रानी मौर्य, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ रही हैं और इन्होंने अपनी बातचीत में 2 बार ईस्टर्न यूपी कहा, इसीलिए उन्होंने अपना जाति सूचक शब्द अपने नाम के आगे जोड़ा है।
इसका मतलब वो कुछ मैसेज देना चाहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को। आप चाहें तो इसका राजनीतिक अर्थ निकाल सकते हैं। मैं शशेखर, livehinduस्तान.com के लिए आगरा से।